जून 2020 में पूर्वी लद्दाख के गलवान में खूनी संघर्ष के बाद से एलएसी पर तनाव बरकरार है। चीन की 9 दिसंबर को अरुणाचल के तवांग में घुसपैठ की कोशिश ने इसे और बढ़ा दिया है। भारतीय सेना ने चीनी सैनिकों को मुंहतोड़ जवाब दिया और उसके घुसपैठ के मंसूबों को नाकाम कर दिया। इस मामले की गूंज संसद के अंदर भी सुनाई दी। चीनी सैनिकों के झड़प के मुद्दे पर संसद में विपक्ष के हंगामे के बाद रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने बयान दिया। चाइना के इस प्रयास का हमारी सेना ने दृढ़ता के साथ सामना किया है अध्यक्ष महोदय, और इस फेस ऑफ में हाथापाई भी हुई है। भारतीय सेना ने बहादुरी से पीएलए को हमारी टेरिटरी में अतिक्रमण करने से रोका और उन्हें उनकी पोस्ट पर वापस जाने के लिए मजबूर कर दिया अध्यक्ष महोदय। रक्षा मंत्री के बयान के बाद कांग्रेस ने सदन से वॉकआउट कर दिया। कांग्रेस के साथ अन्य विपक्षी दल भी सरकार के बयान से संतुष्ट नहीं है। वो इस मुद्दे पर संसद के अंदर चर्चा करना चाहते हैं। अरे अपना स्टेटमेंट पढ़ा चले गए, क्लैरिफिकेशन तो हम पूछ रहे थे, क्लैरिफिकेशन के लिए वो तैयार नहीं थे। पहले तो हम चर्चा पूछे, चर्चा को भी तैयार नहीं। इसका मतलब डेमोक्रेसी में जो कुछ भी चीजें होती हैं वो चर्चा से ही सॉल्व होती है। हमारी छोटी सी गुजारिश थी, जितना इन्होंने 200 शब्द में स्टेटमेंट दिया है, इससे ज्यादा आप सबके पास जानकारी है कि चाइना के बरक्स ये लोग ब्रेजेंट डिनाल में रहते हैं। आज का दिन भी ब्रेजेंट डिनाल का दिन है, जो हिंदुस्तान के तारीख में लोकतंत्र में अच्छे से नहीं जाएगा। सवाल यह है कि देश के प्रधानमंत्री पॉलिटिकल लीडरशिप दिखाने में सरासर नाकाम साबित हो रहे हैं। 56 इंच का सीना दिखाइए, लाल आंख दिखाइए ना। 9 तारीख को ये क्लैश होता है। आज आप आकर पार्लियामेंट को कहते हैं अगर मीडिया रिपोर्ट नहीं करता तो आप तो बोलते भी नहीं, आप तो खामोश बैठ जाते। तो ये सरासर इनकी नाकामी और झूठ बोल रहे हैं। संसद में हंगामे को लेकर गृह मंत्री अमित शाह ने कांग्रेस पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि कांग्रेस तवांग पर राजनीति कर रही है और चीन पर दोहरा रवैया अपना रही है। उन्होंने चीन के साथ संबंधों को लेकर कांग्रेस पर कई आरोप भी लगाए। आपके परिवार द्वारा चलाया गया फाउंडेशन, उसका FCRA रजिस्ट्रेशन चीन की दूतावास से मिले हुए अनुदान से समाप्त हुआ है। आपके ही समय में हजारों किलोमीटर भूमि अवैध रूप से हमसे हड़प ली गई है। कांग्रेस ने भी केंद्र सरकार पर पलटवार किया। कांग्रेस ने PM केयर्स फंड में चीन की कंपनियों के डोनेशन की जांच करने की मांग की। एक बार PM केयर्स फंड को जायजा लिया जाए। ये PM केयर्स फंड में जो पैसा दिए हैं, जो चंदा दिए हैं, उनका जो सूची निकाला जाए और देखा जाए कितने चीनी कंपनियों ने इसमें चांदा डाले हैं। भारत और चीन के सैनिकों के बीच झड़प ने एक बार फिर से राजनीतिक माहौल गर्मा दिया है। सवाल यह है कि आखिर चीन भारत से क्या चाहता है? क्या चीन के साथ झड़प को लेकर संसद में चर्चा होनी चाहिए? क्या चीन भारत की तरक्की को देखकर चिढ़ गया है, जिसकी वजह से वो बार बार LAC पर खूनी संघर्ष को उतारू है? और क्या चीन को कड़ी टक्कर देने के लिए हम पूरी तरीके से तैयार हैं? तो इसी मसले को समझने की कोशिश करते हैं कि ये जो हमारा बॉर्डर है चाइनीज वाला, लगातार यहाँ पे तनाव क्यों बना हुआ है, इसके पीछे कारण क्या है और इसको कैसे हल किया जा सकता है। क्योंकि ये लगातार 2020 के बाद से इसमें तनाव बना हुआ है और बीच बीच में झड़पें होती रहती हैं। तो इस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ जो मेहमान, मैं आपसे उनका परिचय करा दूं। हमारे साथ अंतर्राष्ट्रीय मामलों के जानकार और BJP के नेता नरेंद्र तनेजा जी हैं। साथ ही कांग्रेस के प्रवक्ता अर्शप्रीत खड़ियाल जी हमारे साथ हैं। पूर्व डिप्लोमेट अशोक सज्जनहार जी हैं। डिफेंस एक्सपर्ट रिटायर्ड लेफ्टिनेंट जनरल राज कादियान जी और वरिष्ठ पत्रकार और BBC हिंदी के संपादक रह चुके शिवकांत शर्मा जी। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस खास चर्चा में। मैं एक रिक्वेस्ट आप लोगों से करूँगा कि थोड़ा छोटे छोटे रखेंगे तो ज़्यादा इंटरेक्टिव हम लोग बना पाएंगे इसको। तनेजा जी, एक चीज़ जो बार बार कही जाती है इस तरीके के मसलों में, मैं उस तरह की डिबेट पर नहीं जाना चाहता कि जिससे तू में हो, लेकिन एक 9 तारीख की ये घटना हुई, वो मीडिया में रिपोर्ट छपी, फिर हम लोगों को पता चला। कोई बात नहीं, हो सकता कि अंदर अंदर कुछ और चीज़ें चल रही हों। फिर विपक्ष ने इस पे आज अपनी बात रखी और पूरे मामले की जानकारी चाहिए और इस पे एक चर्चा की बात रखी। क्यों नहीं इस पे सरकार एक विस्तृत चर्चा कर लेती? क्योंकि मामला गर्म है, इस पे बातचीत होनी चाहिए और हम लोगों को इस पे डिस्कशन करना चाहिए। मीडिया में डिस्कशन करते रहते लेकिन पार्लियामेंट में नहीं होता। देखिए नीरज जी, जब से हम लोग सत्ता में आए हैं, हमने पूरा जो बॉर्डर है चाइना के साथ, वहां पे भारी इंफ्रास्ट्रक्चर का विकास शुरू करा है।
चाहे वो सड़कें बनाने का हो, हवाई अड्डे बनाने का हो, टेलीकम्युनिकेशन सिस्टम बनाने का हो, आधुनिकीकरण और विस्तार दोनों तेजी से साथ साथ हो रहे हैं, जो बॉर्डर पे पहले नहीं था। उसको लेकर के चाइना के अंदर जो चीन है वो बहुत परेशान है। उनको उम्मीद नहीं थी कि भारत जो है जिस तरह का इंफ्रास्ट्रक्चर उन्होंने बना रखा है उससे बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर, एयरफील्ड और सारी चीजें वहां खड़ी कर देगा, और साथ में सेना का पूरी हमारी जो सेना, चाहे वो नेवी हो, चाहे वो हमारी आर्मी हो या एयरफोर्स, सबका आधुनिकीकरण शुरू कर देगा। चीन उसको लेकर के विचलित है। साथ साथ अरुणाचल प्रदेश, जिसको वो मतलब अपने नाम से बुलाता रहता है, साउथ तिब्बत बोलता है, कभी कुछ बोलता है, वहां पे भी हमने उसको मेन स्ट्रीम किया है। हम चाह रहे हैं पर्यटक भी वहां जाए, धार्मिक स्थल पे भी लोग जाएं, तो उसको लेकर के भी चीन के अंदर जो बहुत परेशान है। तीसरी, पूरी दुनिया के अंदर जब चीन जो है वो उसकी वैक्सीन इतनी बेकार है कि वो वैक्सीन असर ही नहीं कर रही, और वहां करोड़ों लोग जो है वो इसी बीमारी से ग्रस्त है। पूरी दुनिया के अंदर लोग देख रहे हैं चीन में क्या हो रहा है, और उसी समय पूरी दुनिया आज, चाहे आप उस मेरी बात से सहमत हो या ना, पूरी दुनिया कह रही है कि भारतीय अर्थव्यवस्था जो है वो बहुत अच्छा काम कर रही है, और भारतीय अर्थव्यवस्था पूरी दुनिया में जो विकासशील अर्थव्यवस्था में सबसे आगे है। ये सब ऐसे पहलू हैं जिसको लेकर के चीन में परेशानी है। चीन में ये भी परेशानी है कि भाई पूरे एशिया के अंदर में कोई देश है जिसका आकार भी है, शक्ति भी है, दिशा भी है और डिटर्मिनेशन, वो भारत है, जो उसको चुनौती दे सकता है और दे रहा है। तो इसलिए जाकर के वो बॉर्डर पे जाकर के वहां करते रहते हैं, और कुछ चीजें ऐसी होती हैं, ज्यादा होती है, कम होती है, वो जाकर के अपना गुस्सा प्रकट करते हैं, अपने हिसाब से वो करते हैं। चीन की जो इस तरह की चीजें होती है, कोई नई चीज इसमें नहीं है। अगर कोई ऐसी चीज होगी, ऐसी कोई घटना होगी जिसको भारत सरकार मानेगी, पार्टी मानेगी, लगेगा कि देश के अंदर इसकी भारी जो है चर्चा होनी चाहिए, तो सरकार मानी बात है, लोकतांत्रिक देश है। जी, जब 2020 में, जब 2020 में भी बड़ी घटना हुई थी, हमारे जवान शहीद हुए थे, उधर के भी बहुत लोग मरे, क्या वो बड़ी घटना नहीं थी? उसके बाद से छुटपुट होती रहती, लेकिन फिर इस पे एक ओपन डिस्कशन करने में क्या प्रॉब्लम है? नहीं, ओपन डिस्कशन कर रहे हैं ना आप, अभी आप भी कर रहे हैं। हम लोग तो मीडिया में तो करते ही रहते हैं। नहीं, कल से हो रहा है। देखिए, जो मैंने बात करी, जो बुनियादी बात है, बुनियादी बात यह है कि जिस तरह की घटनाएं ये हुई हैं, ऐसी घटनाएं आने वाले 20 साल चाइना करेगा। जब तक कि हम उतनी बड़ी अर्थव्यवस्था नहीं बन जा सकते कि हम चीन को ये समझ में आ जाए कि भारत जो है अब वो चीन से आगे निकल चुका है, और ये जब तक नहीं होगा, चीन की बेचैनी, ऐसी घटनाएं होगी। देखिए, अंदर की बात ये है, आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूं, चीन ये समझता है कि पूरे एशिया के अंदर, जो पूरा एशिया उसका वो दादा बनना चाहता है, जिसको हेजीमॉन बोलते हैं कूटनीति की भाषा में। साथ में चीन के अंदर वो ये सोचते हैं कि सबसे सुपीरियर लोग वही हैं, सबसे सुपीरियर आर्मी उनकी है। और हकीकत यह है कि वियतनाम वॉर से लेकर के, मैं इन चीजों का एक्सपर्ट हूं, वियतनाम वॉर से लेकर के चाइना ने तो कोई लड़ाई लड़ी नहीं, चीन की फौज तो कुछ जानती नहीं है कहां से। और दूसरी बात, उनको ये भी पता है कि भारत की और हमारी फौज की, हमारी सेनाएं की जो है वो कितनी उनकी जो एक्सपीरियंस के साथ साथ वो कितने डिटरमाइन, और वर्ल्ड की बेस्ट फाइटिंग मशीनरी है, फोर्स है, जानता है चीज। तो इस तरह की चीजें होंगी। ठीक है तनेजा जी, मुझे बहस की बात है, नहीं बहस तो सुनिए, जो बहस की बात है, रोजाना बहस की बात है, वो करते रहिए, कौन आपको रोकता है? सरकार को जब आवश्यकता होगी। नहीं, रोजाना नहीं। तनेजा सुनिए, सवाल सुनिए सर। हमारी मौजूदा सरकार ने चीन से बहुत अच्छे संबंध बनाने के लिए कई बार मुलाकात की, बैठकें की, उनके शी जिनपिंग भी यहाँ आए, तमाम बातचीत हुई, लेकिन उसके बावजूद अगर इस तरह घटनाएं हो रही हैं तो हमारे रिश्ते ठीक क्यों नहीं हो रहे? मैं समझना चाहता हूँ आपसे, क्यों नहीं ठीक हो रहा? नहीं, आपने एक बात तो बता दी कि हम जब उनसे बड़ी इकॉनमी बन जाएंगे तो बहुत लंबा समय उसमें लगेगा, लेकिन हमने अपने डिप्लोमेटिक रिलेशनशिप बनाने की कोशिश की, मोदी जी ने कई बार मुलाकात की, आप लोगों डिप्लोमेटिक लेवल पर बातचीत होती रहती है, बिजनेस भी हमारा एज यूजुअल हो ही रहा है, फिर भी समस्या बनी हुई है, क्यों? नीरज जी मैंने जैसे कहा कि देखिए, भारत का जो कर रहा है, भारत जिस हिसाब से तेजी से बढ़ रहा है उसको परेशान। हमारे साथ चीन के, हमारी रणनीति बड़ी स्पष्ट है कि चाइना के साथ हमारा एंगेजमेंट भी रहेगा, लेकिन कंटेनमेंट भी चाइना का हम करेंगे, दोनों करेंगे, साथ साथ होगा। तो आपको ऐसा नहीं, और अगर हम ये कह दें कि चीन हमारा दुश्मन है, हम चीन से कोई रिश्ता नहीं रखेंगे, तो यही तो पश्चिम के देश चाहते हैं, यही तो अमेरिका चाहता है कि हम अपने को आइसोलेट कर लें और पूरी तरह उनके खेमे में आ जाए। वो राष्ट्र हित में नहीं होगा। हमारी कूटनीति स्पष्ट है, चाइना के साथ उसको हम कंटेन भी करेंगे, उसको टक्कर भी देंगे, चुनौती के साथ भी कर लड़ना होगा, लड़ेंगे भी बॉर्डर पे, लेकिन साथ में एंगेजमेंट भी रखेंगे, जिससे हम चाइना के साथ भी रख रहे हैं, रूस के साथ भी रख रहे हैं, हर देश के साथ रख रहे हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि किसी हिसाब से हम जो है वो चीन की बात को या बॉर्डर पे लेकर कुछ समझौता होने का प्रश्न अभी तक ना हुआ है, और ना कोई समझौता होने का प्रश्न उठता है। हमारा सबसे ज्यादा ध्यान इस बात पे है कि पूरे बॉर्डर पे
जल्दी से जल्दी उसका समाधान हो, लेकिन अपनी फौजी ताकत जो है आज बॉर्डर पे चाइना के मुकाबले भारत जो है वो 21 है, किसी मायने में हम उनसे 19 नहीं है, हम चीन से ज्यादा शक्तिशाली है जहां तक इंडो चाइना बॉर्डर की बात है। फिर ऐसी घटनाएं नहीं होनी चाहिए, अगर हम उसको यह एहसास दिला पाए तो फिर ऐसी घटना नहीं होनी चाहिए तनेजा जी। अब उनकी फितरत को हम लोग नहीं बदल सकते, नहीं। हर एक की फितरत, ये चाइनीज फितरत है, उसको नहीं बदला जा सकता, लेकिन वो कुछ नुकसान न कर पाए, ये ताकत हमारे अंदर है। जी अर्शप्रीत जी, जो बात अभी तनेजा जी कह रहे, इस पर आप रिप्लाई कमेंट करेंगे ही। एक सवाल मेरा ये उठता है कि जब भी इस तरह की कोई घटना होती है तो सरकार नाकाम है, कुछ कर नहीं पा रहे हैं, इस तरीके के जब बयान आते तो ये एक गलत मैसेज भी जाता होगा कि देखिए आपस में ही लड़े जा रहे हैं, गवर्नमेंट को ही ये लोग पॉलिसी लेवल पे ही कह रहे हैं कि फेल है इनकी बातें, तो विपक्ष को भी थोड़ा सा जिम्मेदारी से लेना चाहिए इस बात को। देखिए, भारतीय जनता पार्टी खुद नहीं चाहती है कि भारत इकट्ठा हो, यूनाइटेड हो, क्योंकि इन्होंने भारत को, इंडिया के नागरिकों को बताना भी ठीक नहीं समझा कि ऐसा कुछ हो गया है। और आज भी डिफेंस मिनिस्टर साहब ने इसलिए जवाब दिया, इस वजह से इस मुद्दे पे बात की, क्योंकि मीडिया की एक रिपोर्ट सामने आ गई थी। पहले तो मैं भारत की जो फौज है, जो आर्मी, उनको सैल्यूट करता हूं, जिनकी वजह से आज पीएलए को एक बिफिटिंग रिप्लाई मिला। लेकिन भारतीय जनता पार्टी को कंडेम करते हैं, निंदा करते हैं इनकी, जो इन्होंने हिंदुस्तान को, इंडिया को 4 दिनों तक अंधेरे में रखा, बताना भी ठीक नहीं समझा कि ऐसा कुछ हुआ है। दूसरी बात साहब, भारतीय जनता पार्टी की एक पॉलिसी है DDLJ, डिनाई, डिस्ट्रैक्ट, लाई एंड जस्टिफाई। ये इनके इनएक्शन की वजह से, इनके इनकॉम्पिटेंस की वजह से और इनएक्सपीरियंस की वजह से, जो तजुर्बा इनको नहीं है, जो ये प्रोएक्टिव नहीं हो रहे, उसकी वजह से चाइना अब अपने आप को ओवर पावर करने की कोशिश कर रहा है हिंदुस्तान पे। और मैं इनसे एक चीज पूछना चाहता हूँ, ये छुपाते क्यों इस चीज को? क्या ये मोदी जी की छवि को हिंदुस्तान की नेशनल इंटेग्रिटी, सिक्योरिटी से ऊपर रखते हैं? और क्या बेनिफिट इससे चाहते हैं आप? क्या आपको लगता है बेनिफिट होगा आपको, जो आपने हिंदुस्तान को बताना ठीक नहीं समझा? और तीसरी बात, क्या इसकी वजह से जब आप बताते नहीं है हिंदुस्तान के लोगों को, पार्टीज को, लीडर्स को कि ऐसा कुछ हुआ है, क्या आप चाइना के जो प्लान्स है, जो उनका विजन है, उसको उनको फायदा नहीं पहुंचा रहे आप? क्योंकि पहले भी जब गोगरा हॉट स्प्रिंग्स, डेप्सांग, गलवान में जो इशू हुआ था, इंट्रूजन हुई थी, तब भी उन्होंने ऐसे किया था। मोदी जी ने कहा कि इंट्रूजन हुई नहीं है और जयशंकर साहब ने बता दी कि इंट्रूजन हुई है। तो भारतीय जनता पार्टी झूठ बोलना कब त्यागेगी, कब बताना शुरू करेगी जो सच है, ताकि हिंदुस्तान यूनाइटेड हो? और दिक्कत भारतीय जनता पार्टी को किस चीज से क्या है? अगर डिबेट डिस्कशन होगी, छोटे से छोटे मुद्दे पे भारतीय जनता पार्टी विचार विमर्श करना ठीक समझती है, पार्लियामेंट में मजाक करना ठीक समझती है, लेकिन जो इतना बड़ा नेशनल सिक्योरिटी इशू है, भारतीय जनता पार्टी को सीरियस मुद्दा ही नहीं समझती, डिबेट नहीं करना चाहती। और तीसरी बात साहब, चाइना खुलेआम इंट्रूड कर रहा है, हमारे ऊपर ओवर पावर होने की कोशिश कर रहा है। और मोदी जी ने जाके बाली में ग्रीट किया शी जिनपिंग जी को, और लाल आंख तो क्या दिखानी थी, उन्होंने लाल शर्ट गिफ्ट की शी जिनपिंग जी को, जब चाइना यहाँ पे हमारे देश में घुस करके स्ट्रक्चर्स बना रहा है, परमानेंट स्ट्रक्चर्स बना रहा है, गांव पे गांव बनाया जा रहा है, तब जी तनेजा जी को जवाब चाहिए इसका। तनेजा जी जवाब दीजिए। अर्शप्रीत जी रुकिए, अर्शप्रीत जी छोटे से मेरे इंटरेक्शन ज्यादा हो पाएगा। तनेजा जी जवाब दीजिए आप। नहीं, देखिए, मैंने इनको सुना, मुझे नहीं लगता ये जो बोल रहे हैं ये कांग्रेस की लाइन है। कांग्रेस के मनीष तिवारी जी ये कह के दिखा दें, आनंद शर्मा ये कह के दिखा दें, जो विदेश नीति को जानते हैं, कह के दिखा दें, वो नहीं बोलेंगे ऐसे, उनको पता है। सुन लीजिए नीरज जी, सुन लीजिए। अब अक्षय चीन जो है, इन्होंने चीन के हवाले कर दिया, सालों साल देश को नहीं बताया, इस कांग्रेस पार्टी ने हवाले कर दिया, प्लेट पे उठा के दे दिया, सालों साल नहीं बताया। जब पूछा गया, संसद में कहा गया, वहां तो एक घास का पत्ता भी नहीं पैदा होता। ये वो पार्टी के प्रवक्ता ये बोल रहे हैं। देखिए, जो चाइना पॉलिसी है, चाइना पॉलिसी में अपनी बारी प्लीज। चाइना नहीं, ये इनको कुछ नहीं पता, इनकी पार्टी की नीति भी नहीं पता, मैं दावे से बोल रहा हूँ। आपको बीजेपी की नीति पता है? बात का है, आपको पता है कि मोदी जी ने एक बयान नहीं दिया है, आपके इस बारे में इसका इल्म है
कि डिफेंस मिनिस्टर साहब ने 4 दिन तक इस मुद्दे पे बात ही नहीं की। अर्शप्रीत अपनी बारी में, अर्शप्रीत वाले व्यक्ति हैं। अर्शप्रीत नो नहीं प्लीज, अर्शप्रीत जी मैं आपको मौका दे रहा हूँ, आपने जो बोला जरूर बोलिए, मैं बोल रहा हूँ, मुझे अपनी बात कहने दीजिए। छोटे छोटे में रखिएगा प्लीज। है कि जो चाइना पॉलिसी है, हम एक गंभीर बहस कर रहे हैं। चाइना पॉलिसी जो है आप उठा करके अगर आप देख रहे हैं तो उसमें कंसिस्टेंसी चली आ रही है। जब से राजीव गांधी चाइना गए हैं, उसके बाद डॉक्टर मनमोहन सिंह आए, उसके बाद कंसिस्टेंसी है। चाइना पॉलिसी के अंदर कोई बहुत बड़ा परिवर्तन नहीं लाया गया है, क्योंकि चाइना को समझना और समझने के बाद जो नीति अपनाई रिपब्लिक ऑफ इंडिया ने, काफी हद तक उसी नीति को आगे लेकर के जाया जा रहा है। चाइना बहुत संवेदनशील विषय है। चाइना एक ऐसी ताकत है जिसके साथ हमने डील भी करना है, उनके साथ ब्रिक्स में भी रहना है, उनके साथ एससीओ में भी रहना है, और उनके साथ हमने कहीं ना कहीं हम उनकी जो है उनको काउंटर भी करना है और कहीं कंटेनमेंट भी करना है। सारी चीजें एक साथ करनी है। जी सर, रुकिए, छोटे छोटे जवाब। अर्शप्रीत छोटा जवाब आपको चाहिए। हाँ जी, मेरा यही कहना है, देखिए कि पहले तो मैंने जो सवाल पूछे थे उनमें से एक भी सवाल का जवाब नहीं साहब ने दिया। और दूसरी बात, एक सिंपल सी बात, देखिए आप जहां पे आपको प्रोएक्टिव होना चाहिए, कोई एक्शन लेना चाहिए, वहां पे आप ले नहीं रहे हैं। चाइना हमारे घर में घुस रहा है और आप जाके गले लग रहे हैं, उनको तोहफे दे रहे हैं। हमारी मांग ये है कि उनको एक बेफिटिंग जवाब दिया जाए और बताया जाए कि हिंदुस्तान में आप ऐसे नहीं घुस सकते। आपने बेफिटिंग रिप्लाई क्या होता है अर्शप्रीत? बेफिटिंग रिप्लाई का मतलब क्या है? बेफिटिंग रिप्लाई का मतलब है कि उनको अलाउ ना किया जाए इंट्रूड करना, वो हमारी टेरिटरी में ना घुस सके, मेक श्योर करना चाहिए। और उसकी वजह मैं आपको बताता हूं, जब भारतीय जनता पार्टी ना छुपाती है, जब भारतीय जनता पार्टी बताना ठीक नहीं समझती 130 करोड़ लोगों को, तब चाइना को बल मिलता है, तब चाइना को शक्ति मिलती है। और भारतीय जनता पार्टी ने एक चीज का जवाब नहीं दिया। पहले भी इनसे पूछा गया था कि कैलाश रेंज पे जब हम एक एडवांटेजियस पोजीशन पे थे, हम ज्यादा प्राइम पोजीशन पे थे, तब आपने विड्रॉ क्यों करवा दिया? जब हमारा स्टेटस को रिस्टोर नहीं हुआ, जो हम चाहते थे, हमारे पास अच्छी पोजीशन थी, अच्छा चांस था, आपने विड्रॉ क्यों करवाया? तो मोदी जी के और भारतीय जनता पार्टी जी अर्शप्रीत जी छोटा रखिए, बहुत लंबे जवाब नहीं। कमजोर फैसलों की वजह लास्ट चीज है, तो भारतीय जनता पार्टी के इनएक्सपीरियंस, इनकॉम्पिटेंस और ये जो बात आप अर्शप्रीत जी सुनिए सर, मैंने ये सवाल आपसे इसीलिए पूछा था, तनुजा जी आप जवाब दीजिएगा। जब ये नेशनल मीडिया पे, नेशनल फोरम पे आप लोग बैठ के गवर्नमेंट को इनकॉम्पिटेंट, मेरे को इस पे आपत्ति है कि ये सब बातें वहां भी लोग सुनते होंगे ना, तो वो तो कहते होंगे जब इनका विपक्षी सरकार के साथ नहीं खड़ा तो हमको क्या फर्क पड़ता है इस जवाब देता हूं। नहीं, अब आप मुझे जवाब बांध दीजिएगा, पहले तनुजा जी आपको जवाब देंगे। साहब हम यूनाइट तो तब होंगे ना जब ये बताएंगे हमें, ये तो बता ही नहीं रहे। नहीं तो ये, अरे सुनिए ना अर्शप्रीत जी, इसका एक तरीका ये हो सकता है कि जब बताती नहीं है, हम देश की आर्मी के साथ थे, साथ हैं और साथ रहेंगे। भारतीय जनता पार्टी नहीं चाहती लेकिन ये चीज हिंदुस्तान का यूनाइटेड स्टैंड हो। सरकार जो है ना, वही आर्मी को भी हेड करती है। तो छोटा जवाब दीजिए, उसके बाद मैं फिर दूसरे मेहमानों के पास जा रहा हूँ। जी, तो सरकार को बताना चाहिए ना साहब। ये सवाल तो मैंने पूछा तनुजा जी से, भाई इसको बताना क्यों नहीं चाहिए? तनुजा जी जवाब दीजिए छोटा सा। नहीं देखिए मैं सुन रहा हूँ, मैं ध्यान नहीं दूंगा, मैं गंभीर बहस में जाना चाहता हूँ। गंभीर बहस यह है कि इस मुद्दे पे कुल मिलाकर के मुझे लगता है हमारे देश में हर राजनीतिक दल और जितने भी उनके वो लोग हैं जो कूटनीति को समझते हैं, जिसमें कांग्रेस के नेता भी शामिल है, सब हमारे मित्र भी है, सबसे हम संवाद भी करते हैं, और सबको इस बात का पता है कि चाइना को कुल मिला के जैसे मैंने कहा, चाइना पॉलिसी में इंडिया की कंसिस्टेंसी लगातार। तनुजा जी फिर एक बात सुनिए, आप पार्लियामेंट में इसका डिस्कशन मत करिए जो मांग कर रहे हैं, लेकिन आप 4-5 जो भी बड़े विपक्षी दल आप जिनको मानते हो उनको बुला के बैठ के बातचीत होनी चाहिए, इसमें क्या दिक्कत है? एक चीज का ध्यान रखिए, कूटनीति के अंदर और राजनीति के अंदर जिस विषय पे जहां डिस्कशन की जरूरत होती है लगातार होती है। इस विषय में नहीं हुई क्या? जरूरत नहीं लगी आपको? नहीं, मैं इसमें भी इसी पे बोल रहा हूँ, जो लोगों से विचार विमर्श होता है वो होता है। ट्रैक पॉइंट 1.5 से लेके ट्रैक 2 के अंदर चाइना के साथ, सुनिए एक लाइन कंप्लीट, तमाम डिस्कशन है जिसका मैं हिस्सेदार हूँ और कांग्रेस के कई नेता है, हम लोग जाते हैं, साथ साथ जाते हैं, डिस्कशन होते हैं, बातचीत करते हैं, पाकिस्तान से भी होती है, चीन से भी होती है, तो ये सब कुछ साथ में चलता है, ऐसा नहीं है। लेकिन इसीलिए मैंने कहा, जब भी आप, मैं तो एक सीरियस बहस करने आया हूँ, तू मैंने वाली बहस होती तो मैं तो जाता बिल्कुल मैं लोगों से बहस करता हूँ। सुनिए बात पूरी कर लीजिए। मेरा ये मानना है, देखिए मेरा ये मानना है कि जो इसको लेकर के जो बॉर्डर में इस तरह की घटनाएं
होती रही हैं, पहले भी होती थी जब पहले की सरकार थी, अब भी हो रही है, 20 साल और रहेंगी चाहे किसकी भी सरकार हो, क्योंकि चाइना विचलित है। हम जो वो चाइना बॉर्डर पे जो खिसियानी बिल्ली कर लो खंबा नौची, नहीं वो है तनेजा चाइना जी, का। ये और वो स्टेटमेंट चले- तो आप ऐसा दे रहे हैं ना कि ये तो होता ही रहेगा, टेकन फॉर ग्रांटेड लेके चले हम लोग, इसमें कोई नई बड़ी बात नहीं, ये तो होता ही रहेगा। तो फिर ये तो मतलब वही बात हो गई कि हम कुछ नहीं करेंगे या हम कुछ कर भी रहे तब भी होता रहेगा। ये कौन सा स्टेटमेंट आपने दे दिया कि अगले 20 साल तक ऐसे ही होता रहेगा, हमारे जवान मरते रहेंगे? नहीं, इतना सरलीकरण मत। तो आप ही सरलीकरण कर रहे हैं, मैं कहाँ कर रहा हूँ? आप खुद ही कह रहे हैं कि ऐसे चलता रहेगा। ये तो बॉर्डर है, बॉर्डर के अंदर चूंकि चाइना इसको लेके परेशान है, जो बॉर्डर पे हमने जो इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया है हम उसको और मजबूत कर रहे हैं। और वो केवल इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने से थोड़ी रुकेंगे सर, रसूख और इकबाल से चीजें बनती हैं। खाली वहां पे चौकी बना देने, सड़क बना देने से रुक गए क्या? नीरज जी, बना तो लिया, कहाँ रुके? चाइना इंडिया का जो बॉर्डर डिस्प्यूट है, जिस तरीके की वहां पे बातचीत चल रही है, उसमें जब प्रोग्रेस के साथ साथ ये भी हो चलेगा। ये चाइना की फितरत है, किसी की जो फितरत है। ठीक है तनेजा जी, रुकिए तनेजा जी, समझ गया मैं आपकी बात, समझ गया मैं, समझ गया तनेजा जी, समझ गया आपकी बात। आपकी बात कंप्लीट हो गई। रुकिए आप सज्जनार जी और राज काद्यान जी और शिवकांत जी के पास जाऊंगा। अब आप लोग दोनों लोग काफी बात कर चुके हैं, सुनिएगा। सज्जनार जी, मुझे ये समझाइए कि ये चीन का विवाद क्यों बार बार होता है? क्या रीजन है? वो क्यों इतना एग्रेसिव है? हमारी किस बात से नाराज है, या हमसे वो जलता है, नफरत करता है? जैसे तनेजा जी कह रहे हैं कि हमारी तरक्की से वो जल रहा है, इसलिए वो परेशान होता है बार बार। क्या रीजन क्या है? देखिए, बात ऐसी है नीरज जी, जो चीन चाहता है वो दुनिया को तो चाहता है जो मल्टीपोलर वर्ल्ड हो, परंतु एशिया को चाहता है यूनिपोलर एशिया हो, जो इसमें वो एक सबसे बड़ी ताकत उभर कर आए और कोई ताकत उसके सामने खड़ी ना हो। और वो चाहता है जो भारत, जो अब देश आगे बढ़ रहा है, अग्रसर हो रहा है आर्थिक नीति के हिसाब से, जैसे अभी बताया गया, इंफ्रास्ट्रक्चर के हिसाब से, मिलिट्री, हम अपनी आत्मनिर्भरता की जो हमारी पॉलिसीज हैं उसमें हम आगे बढ़ रहे हैं। देखिए, आप किसी भी इंटरनेशनल यूएन एजेंसी, चाहे IMF, वर्ल्ड बैंक, UNDP, सभी कह रहे हैं जो पूरी चाहे दुनिया में अंधकार हो, परंतु भारत एक बीकन ऑफ होप बनकर उभर रहा है। तो और वो चीन ये समझता है जो उसको अगर कोई टक्कर दे सकता है, उसकी अगर जो ये ऑब्जेक्टिव है उसके सामने अगर कोई खड़ा हो सकता है तो वो भारत है। भारत ये उसको टक्कर नहीं देना चाहता। भारत एक इक्वालिटी का रिश्ता उससे चाहता है। हमें नहीं चाहिए जो हम किसी और कोई हेजेमॉन बने, कोई सभी देश हमारे नीचे रहे, नहीं। हम तो, जिसे अब कहा गया है, हम तो वॉइस ऑफ द ग्लोबल साउथ हैं। जो भी और दक्षिण देश के जो सदस्य हैं जिनकी आवाज नहीं सुनी जाती है, हम चाहते हैं जो उनकी आवाज सुनी जाए। तो इसीलिए, परंतु भारत चीन के सबसर्विएंट नहीं होना चाहता, चीन के अधीन नहीं होना चाहता, और वही चीन को पसंद नहीं है। इसीलिए आपने देखा होगा हमारे जो 3500 किलोमीटर का बॉर्डर है, या फिर इधर से पाकिस्तान को, वहां पर मालदीव्स को भी उसने प्रयास किया, श्रीलंका को प्रयास किया, बांग्लादेश, म्यांमार, तो चारों तरफ से हमको घेरने का प्रयास किया जा रहा है उसकी तरफ से। तो हमें अपनी नीतियां अपनानी है जिससे कि हम और सक्षम बने, सुदृढ़ बने, ताकतवर बने, जिससे कि हम चीन के समक्ष खड़े हो सके। आखिरी बात मैं इसमें ये कहूंगा, आपने कहा है नीरज जी जो छोटे जवाब हो, जो देखिए, जब जवाब देने का जहां समय आता है, मेरे विचार से भारत की सेना ने 9 दिसंबर को जहां जवाब देने का समय था, वहां पर चीन को दिया है। जो लाल आंखें दिखानी थी वहां पर लाल आंखें दिखाई हैं। और मैं समझता हूं अभी ये जो स्टोरी है, इट इज स्टिल अ डेवलपिंग स्टोरी। तो इसीलिए जो एक बेसिक इंफॉर्मेशन है वो शेयर कर दिया गया है, पूरे देश के साथ शेयर किया गया है, पार्लियामेंट में हमारी जो भी पॉलिटिकल पार्टीज हैं उनके साथ शेयर किया गया है। और अभी इसको मेरे विचार से जो हमारे विपक्ष हैं उनको सरकार को सपोर्ट करना चाहिए, जिससे कि हम बेस्ट इसका आउटकम ले सके। और उसके बाद मेरे जरूर सरकार पूरे डिटेल्स के साथ इसमें मेरे विचार से आएगी और आना चाहिए। जी अशोक जी, हम लोग तो इस शो में हम यही करना भी चाहते हैं कि विषय को समझें। रादर मैं सेना को सैल्यूट करता हूं और वो बिल्कुल जबरदस्त तरीके से जवाब उनको दे रहे हैं। हम लोग उस चर्चा से थोड़ा सा डिफरेंट वाली चर्चा करना चाह रहे हैं। मेरा अगला सवाल आपसे ये छोटा सा जवाब इसका भी चाहिए मुझे। क्या वो ऐसा लगता है हमारी जो नज़दीकियाँ वेस्ट के साथ ज़्यादा हैं, ये एक परसेप्शन बन रहा है, इसकी वजह से भी उसको चिढ़ हो रही है कि आप हमारे पड़ोसी हैं लेकिन आपकी दोस्ती US से ज़्यादा है, आप क्वाड के मेंबर हैं, अभी आप एक जॉइंट एक्सरसाइज कर रहे थे, ये सब भी ट्रिगर पॉइंट्स हो सकते हैं?
देखिए, जब गलवान में हुआ था नीरज जी, तब भी ये कहा गया था, परंतु मैंने तब एक अपने लेख में लिखा था, जो अगर चीन चाहता है, भारत को अपनी तरफ आकर्षित करना चाहता है, तो उसके हमारे साथ उसको संबंध और बेहतर करने चाहिए, ना कि हमारे ऊपर ऐसा हमला करना चाहिए जिससे कि हम और अमेरिका की तरफ हम जाएं। क्योंकि अगर चीन के साथ हमारे संबंध खराब हैं, और ये हुआ भी है, क्योंकि क्वाड के साथ हमारे संबंध और ज्यादा बेहतर हुए हैं 2020 के हादसे के बाद। 2019 में पहली बार मिनिस्ट्रियल मीटिंग हुई, और आपने देखा है जो पिछले 1.5 साल में 4 बारी समिट लेवल क्वाड मीटिंग्स हुई है, 2 बारी इन पर्सन, एक सितंबर 2021 में वॉशिंग्टन डीसी में और एक मई 2022 में टोक्यो में, अगले साल ऑस्ट्रेलिया में हो रही है। तो अगर चीन का ये इरादा है, जो ऐसी वो वहां पर हमारे ऊपर प्रेशर करके और इंकर्शंस करके वो हमको अमेरिका से अलग कर पाएगा, तो वो तो बिल्कुल उल्टा ही हो रहा है। तो मैं नहीं समझता हूं जो वो हो रहा है। परंतु उसका ये भी उसने अरुणाचल प्रदेश को तो कहा ही है, जो पूरे 93,000 स्क्वायर किलोमीटर उसका साउथ तिब्बत है, उसका एरिया है। पर मैं उसके ऊपर नहीं जाना चाहूंगा। खाली आपके प्रश्न का उत्तर ये, जो मेरे विचार से वो बिल्कुल भी एक बात ये बहुत महत्वपूर्ण है। राज कादियान सर, अब इसमें चूंकि पूरी बात हम लोगों के सामने आई नहीं, रखी नहीं गई सरकार की तरफ से, ये कहा गया कि 200-300 सैनिक इंट्रूड करने की कोशिश कर रहे थे। इतनी बड़ी संख्या, पेट्रोलिंग तो 20-30 की प्लाटून के साथ होती है, आप उससे ज़्यादा जानते होंगे, लेकिन अगर इतनी बड़ी संख्या में आने की खबरें हैं ऐसा, तो ये बिना पॉलिटिकल अप्रूवल के शायद नहीं हुआ होगा। एक गंभीर मसला लगता है। आपके हिसाब से इस समस्या को कितना गंभीर लेना चाहिए जो बार बार ये स्टैंड ऑफ हो रहे हैं, और इसकी मैसेजिंग क्या है? नीरज, ये मुठभेड़ पहली नहीं है और न ये आखिरी है, मेरा मानना है, और होंगी। और ये इसका कौन सी पार्टी सत्ता में उससे कोई ताल्लुक नहीं। कांग्रेस के टाइम पे भी होती रही है, बीजेपी के टाइम पर भी होती रही और होती रहेगी। क्योंकि चाइना, जैसे पहले प्रवक्ताओं ने कहा है, कि वो भारत के साथ ईर्ष्या है उसको। भारत को सिर्फ वो देखता है कि एक ही देश है जो उसका प्रतिद्वंदी बन सकता है, जो मजबूत देश है, जो प्रगति कर रहा है। दूसरा, चीन ने आज तक ये नहीं माना है कि अरुणाचल प्रदेश और लद्दाख भारत का हिस्सा है, इसीलिए वो LAC को बॉर्डर नहीं मानता, और वो उसके इरादे हैं कि कभी ना कभी वो इन दोनों को कैप्चर करेगा। जब वो मिलिटरीली दुनिया में सबसे ताकतवर बनेगा, अमेरिका को पीछे छोड़ेगा, चीन के इरादे हैं, तो हम ये दोनों इलाके ले लेंगे। अब इसकी समस्या का कोई आसान समाधान नहीं है, ये तो होता रहेगा। इसके 2 मैं सुझाव दे सकता हूँ। एक तो मिलिट्री लेवल पर अभी हम और राहुल द्रविड़ की तरह विकेट के आगे दीवार बन के खड़े हो जाते हैं, अपने विकेट बचा लेते हैं। लेकिन अगर आप इतिहास देखें, सवाल हमेशा चाइना पूछता, हम सिर्फ जवाब देते हैं। हमारी नीति जो है वो बड़ी डिफेंसिव है, बड़ी रिएक्टिव है। अगर वो एक जगह करता है, जो भी घुसपैठ पहले करेगा उसको फायदा होता है, कभी आके बैठ सकता है। आप 3500 किलोमीटर में हर जगह सिपाही नहीं खड़े कर सकते। अगर वो ऐसा करता है तो हमको दूसरी जगह चले जाना चाहिए। लद्दाख में हम कर सकते थे, उसने गलवान में आ गया था, हम साउथ में उसके इलाके में चले जाएं, वो इलाका जो वो अपना समझता है। ये समस्या तो सैनिकों की रही है, किसी को नहीं पता बॉर्डर है कहाँ या लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल है कहाँ, सारा बंजर इलाका है, कौन सी पहाड़ी किसकी है, उससे समस्या होती है। लेकिन अगर फौज सिर्फ जवाब ही देती रही तो उसका तो कोई हल नहीं निकलेगा। चाइना पर दबाव भी होना चाहिए कि हम भी ऐसा कर सकते हैं। अगर वो एक पहाड़ी लेता है, हम दूसरी पहाड़ी ले सकते। और जहां तक इसका बड़े दायरे का सवाल है, विपक्ष का काम ठीक है, वो अपना कर रहे, लेकिन उनका काम सिर्फ क्यों से नहीं है, ये क्यों हुआ है। उनका काम है कैसे इसको हल करे, कैसे पर भी दबाव नहीं। तो कादियान साहब, आप ये कह रहे हैं कि हमको थोड़ा डिफेंसिव को ऑफेंसिव रखना चाहिए, एग्रेसिव पॉलिसी हमारी होनी चाहिए। हम बहुत ज्यादा डिफेंसिव रिएक्शन देते रहते हैं केवल। नहीं, डिफेंसिव दूसरा शब्द है। मैं कहता हूं हमारी पॉलिसी रिएक्टिव है। चाइना पहले एक्ट करता है, हम सिर्फ रिएक्ट करते हैं। काउंटर अटैक अटैक नहीं होता, काउंटर अटैक भी डिफेंस का हिस्सा है मिलिट्री फिलॉसफी में। तो अगर वो ए जगह में आता, हम बी में जा सकते हैं। जब भी चाइना पर कुछ दबाव पड़ेगा, अब तो उसका पता है, पूरी तैयारी करके एक जगह आ जाता है कि हम वहां आएंगे,
धक्का मुक्की होगी, दोनों तरफ कुछ चोटें आएंगी और भारत में इसका विवाद शुरू हो जाएगा। हम तो डेमोक्रेसी है, चाइना तो कोई सवाल नहीं पूछता है उनको, लेकिन सरकार का भी काम है कि विपक्ष को भरोसे में ले, क्लोज डोर मीटिंग करे, उनको सच बताए कि कहाँ कहाँ वो अंदर आया हुआ है। आजकल सैटेलाइट इमेजरी में आप ये सच्चाई नहीं छुपा सकते। अगर हम यही कहते रहे वो कोई अंदर नहीं आया है तो वो मानने वाली बात नहीं होगी। और विपक्ष सुझाव दे कि भाई अंदर आ गया, ठीक है, मजबूत देश है, पाकिस्तान तो है नहीं कि हम सर्जिकल स्ट्राइक कर सकते हैं उस पर जी। तो अभी हमें क्या करना चाहिए, कैसे कंट्रोल करें, इकोनॉमिकली, डिप्लोमेटिकली, पॉलिटिकली। आपका ट्रेड बढ़ता जा रहा है चाइना के खिलाफ, ये हर भारतीय की जिम्मेवारी है कि भाई चाइनीज सामान मत खरीदो। कल पार्लियामेंट में हमारे मंत्री ने कहा है कि हमारी 3,560 भारत में ऐसी कंपनियां हैं जिनके मुखिया, जिनके डायरेक्टर चाइनीज हैं। क्यों है वो? ये सरकार का जी सर। हमें विपक्ष तो ये सवाल तो मैंने तनेजा जी से पूछा था, यही मेरा पहला सवाल ये था कि अगर इतनी गंभीर समस्या जो राजकायदान जी कह रहे हैं कि इसमें फिर आपको बैठ के बात करनी पड़ेगी, एक नई तरीके की सोच के साथ आगे बढ़ना पड़ेगा। इसका जवाब मैं तनेजा आपसे दोबारा लूंगा, लेकिन शिवकांत जी आपके पास आता हूँ। आमतौर पे ये कहा जाता, माना जाता है कि जिसके साथ आपके व्यापारिक संबंध बहुत खराब नहीं होते, अच्छे होते, ठीक ठाक होते, उसके साथ राजनीतिक संबंध भी आपके ठीक होने चाहिए। लेकिन यहाँ उल्टा है, चीन के साथ हमारा व्यापार नहीं खत्म हो गया है, वो लगभग वैसे ही चल रहा है जैसे पहले। 2-4-10 ऐप बंद कर देने से व्यापार बंद नहीं होता, लेकिन राजनीतिक संबंध हमारे बड़े खराब हैं उसके साथ। एक दूसरा, ये जो बहुत ज़्यादा फ्लैशेस होने लगे 2020 के बाद से, खास तौर पे आप कैसे इस सिचुएशन को देखते हैं? देखिए, इस सिचुएशन के बारे में तो पहले से सचेत हो जाना चाहिए था। 9 नवंबर की शी जिनपिंग की स्पीच को याद करें। वो अपने आर्मी हेडक्वार्टर्स में सेना की वर्दी में जाते हैं और सेना से ये कहते हैं कि आज से चीनी सेना लड़ाई के लिए तैयार हो जाए, छोटे मोटे युद्ध के लिए, वॉरफेयर रेडीनेस हर वक्त। तो ये एकदम से इसके पीछे कोई न कोई कारण रहा होगा, चाहे आंतरिक कारण हो, चाहे बाहरी कारण हो। चीन को लग रहा है कि चारों तरफ से दबाव बढ़ रहा है, अमेरिका की तरफ से, दूसरों की तरफ से। तो इसके बाद से भारत को सचेत हो जाना चाहिए था कि इसका कुछ न कुछ जो है वो परिणाम होगा। जब आप सेना को, जब आपका सर्वोच्च नेता, वो भी चीन जैसी तानाशाही में ये कहता है कि आप लड़ाई के लिए तैयार हो जाएं, चारों तरफ से तूफानी बादल मंडरा रहे हैं और आप लड़ाई के लिए तैयार रहें और मैं चाहता हूं कि आप जीत के ही लौटें, तो सेना भी वैसी हो जाती है। तो ये जो तवांग में हुआ है, ये बिल्कुल गलवान जैसा हो रहा था। देखिए, उतने वैसे ही डंडे लेकर के, आर्म वायर लेकर के सैनिक आ रहे थे और ये अगर वक्त पे रोका नहीं गया होता तो वैसी झड़प हो जाती और लोग वैसे ही मर सकते थे। तो ये सबसे बड़ी समस्या है और इसका जवाब आप कैसे देंगे? बार बार में हर कोई कह रहा है कि साहब जवाब देना चाहिए, मुंह तोड़ जवाब देना चाहिए। अरे भाई, जवाब तो तब देंगे जब आपका इंफ्रास्ट्रक्चर वहां होगा। जवाब देने के लिए टैंक ले जाएंगे, आप असला ले जाएंगे, उसको तैनात करेंगे, तभी तो जवाब देंगे ना। बमबारी करके जवाब देंगे क्या? तो उस जवाब के लिए आपने पिछले 70 साल से किया क्या वहां? न आप लद्दाख में तैयार थे, अब धीरे धीरे जो है वो इंफ्रास्ट्रक्चर बन रहा है। वो इंफ्रास्ट्रक्चर भी चीन को पसंद नहीं है, लेकिन ये अगर प्रोएक्टिव अगर आपको पॉलिसी रखनी थी तो 62 की लड़ाई के बाद सबसे पहला काम देश को ये करना चाहिए था कि पूरे अरुणाचल प्रदेश में उनसे बेहतर स्ट्रक्चर आपका होता और पूरे लद्दाख में होता। अगर वो होता तो शायद ये हिम्मत न पड़ती। अब चीन की सीधी सीधी नीति है उसको अपने पांव फैलाने, जहां उस बफर जोन में वीक पॉइंट दिखाई देता है वहां वो अपना पांव फैला लेता है। और शीत युद्ध का ये सिद्धांत है कि जो पहले जाकर के बैठ जाता है उसके बाद आप उसके ऊपर परमाणु हथियार चला करके उसको उखाड़ेंगे तो नहीं। रूस ने करके दिखा दिया आपके सामने, वही चीन कर रहा है। चीन ने दक्षिण चीन सागर में किया, यहाँ देखें आप खाड़ी में नहीं घुसने दिया उसको अमेरिका ने, तो वो लाल सागर में जिबूती में जाकर के उन्होंने अपना नौसैनिक ठिकाना बना लिया, ग्वादर में बना लिया, श्रीलंका में बना लिया। तो चारों तरफ आपको घेर रहा है। पश्चिम में अब हालत ये है कि जो अरब खाड़ी के देश हैं, जो अब इस वक्त भारत के सबसे बड़े व्यापारिक साझेदार हैं, उसके साथ सबसे गहरा संबंध अब चीन का होने जा रहा है। तो पश्चिम में जो है, पश्चिम के जो देश हैं जिनको आप 70 साल से कोशिश कर रहे थे उनसे दोस्ती बढ़ाए रखने की, अभी सऊदी अरब भी गए थे वो शी जिनपिंग, लेकिन उससे बड़े दोस्त अब वो चीन के हो गए हैं और पूर्व में चीन के दोस्त हैं। तो ये सारी समस्याएं, और अभी व्यापार की आप बात कर रहे थे, देखिए
4 अरब डॉलर का घाटा था 2004 में जब कांग्रेस की सरकार आई थी। जब कांग्रेस की सरकार आई तो वो घाटा 50 अरब डॉलर का, आज वो 100 अरब डॉलर का है। तो मुझे ये बताइए 100 अरब डॉलर भारत जो है एक साल में तेल पे खर्च करता है। चीन से हम तेल नहीं लेते, हथियार नहीं लेते, तो 100 अरब डॉलर का घाटा कहां से हो रहा है? क्या खरीद रहे हैं आप चीन से? तो जब आप यही नीति अपनी ठीक नहीं कर सकते, फिर आप क्या करेंगे चीन से मुकाबला? अच्छा, इसमें एक बात जो आपने रखी, इसका जवाब अर्शप्रीत को देना चाहिए। अर्शप्रीत, जो शिवकांत जी कह रहे हैं कि हमारी जो प्रिपेयर्डनेस जो 70 साल में होनी चाहिए थी इंफ्रास्ट्रक्चर के तौर पे, वो एक मिस्टेक है कि नहीं है? अब वो बात सामने निकल के आती है, फिर आप लोग बुरा मान जाते हैं कि नहीं, आप 70 साल वाली बात मत करिए। प्रिपेयर्डनेस तो होनी चाहिए। तो जो आज जो हम लोग इस डिस्कशन में कह रहे हैं कि हमारी रेडीनेस क्या है? जी देखिए, बात ये है कि अगर इस मुद्दे पे हम बात कर रहे हैं तो 2-3 फैक्ट्स मैं आपको बता दूं। पहली बात तो भारतीय जनता पार्टी के रीसेंट एक्शंस की वजह से हमारी जो सेना है, फॉर एग्जांपल जो संख्या है, इंडियन आर्मी में पिछले 2 सालों से कोई भी इंडक्शन नहीं हुई है जवान की। और जो अग्निपथ स्कीम है जो भारतीय जनता पार्टी के द्वारा इंट्रोड्यूस की गई है, उसमें सिर्फ और सिर्फ 40,000 इंडक्शंस हुई हैं। तो बहुत बड़ा जो वैक्यूम है, जो वॉइड है, भारतीय जनता पार्टी की वजह से आया है। दूसरी बात, चीफ ऑफ इंडियन एयरफोर्स ने कहा है कि हमें 43 स्क्वाड्रंस चाहिए। फिलहाल हमारे पास 30 हैं जो इनएडिक्वेट है, पूरी नहीं पड़ रही हैं। उसके बावजूद मोदी जी ने जो 6 राफेल स्क्वाड्रंस की बात डील थी उसको कैंसिल कर दिया, 2 ले लिए, वो भी ज्यादा प्राइस पे। तो साहब, भारतीय जनता पार्टी और मोदी साहब जी सुनिए ना, की वजह से ऐसा हुआ है कि आज चाइना हमारे ऊपर ओवर पार करने की सुनिए ना सर, अरे सुनिए सर, थोड़ा बहुत मेरी को जानकारी अभी कहाँ घुमा के ले जा रहे हैं महाराज। जिस प्रिपेयर्डनेस की बात यहाँ चल रही, जिस डिस्कशन को यहाँ लिया जा रहा है, उसमें ये नहीं कि आपके सैनिक की संख्या 15 लाख है, 15,50,000 है। वहाँ पे प्रिपेयर्डनेस ये है कि आप इंफ्रास्ट्रक्चर के तौर पे, इकोनॉमी के तौर पे, अपने इकबाल के तौर पे कितने तैयार हैं, ये चर्चा यहाँ पे हो रही है। देखिए, इसका जवाब ही आपको दे रहा हूँ साहब। नहीं, उसका जवाब नहीं दे रहे हैं आप। जब नहीं, एक सेकंड, मोदी साहब ने वीकन किया हमारी इंडियन आर्म फोर्सेस को, इसमें कोई दो राह थोड़ी है। हमारे मैंने आपको बताया, जब हमें 43 स्क्वाड्रंस की जरूरत है, वो मांग रहे हैं, तो उसके बावजूद हम राफेल की डील कैंसिल कर रहे हैं। तो साहब ये कनेक्टेड नहीं है, तो कनेक्टेड क्या है? और तीसरी बात, कैलाश रेंज की, जब हम एडवांटेजियस पोजीशन पे थे, उसके बावजूद आपने प्री मैच्योर विड्रॉल की बात क्यों की? आपने क्यों विड्रॉ करवाया? और जब ऐसे इंट्रूजन होती है, जवाब दीजिए इसका। एक सेकंड दे दीजिए बस। हाँ। तो जब क्लैश होता है, भारतीय जनता पार्टी एक बात बता दे, भारतीय जनता पार्टी को क्या फायदा होता है जो ये बताना नहीं चाहते, क्या ये पाना चाह रहे? और दूसरी बात, मोदी जी और शी जिनपिंग जी के बीच में बाली में क्या चर्चा हुई? और ऐसा क्या होता है कि जब जब मोदी जी अपील करने की कोशिश करते हैं शी जिनपिंग जी को, तब चाइना हम पे अटैक करता है? इसके पीछे क्या मुख्य कारण है? और जी, क्या रुको भाई, रुको, तनीजा जी जवाब दीजिए आप। तनीजा जी बोलिए सर। नीरज जी देखिए, अब आप कहते हैं उस पार्टी से जाके चर्चा करो, जब हमारे फौजी, हमारे सैनिक चीनियों से लड़ाई लड़ रहे थे, उनको जवाब दे रहे थे, उनके दांत खट्टे कर रहे थे, कांग्रेस पार्टी के नेता राहुल गांधी चीनी राजदूत के पास बैठ करके केक खा रहे थे। तो ऐसी पार्टी से आप कहते जाके बात करिए, जिसकी यह है कि जो दुश्मन बॉर्डर पे हमारे सैनिकों के साथ खून खराबा कर रहा है, ये बैठ के उसी दिन, उसी समय, उसी शाम को बैठ के वहां चाइनीज एम्बेसी में केक खा रहे। तो ये उस पार्टी की बात करें, छोड़िए उसको। खैर, अब बात यह है कि टेक्नोलॉजी पूरे बॉर्डर पे चाइना के साथ या पाकिस्तान, टेक्नोलॉजी का डिप्लॉयमेंट हो रहा है। ज्यादा से ज्यादा हमारी फौजों का अब जो है टेक्नोलॉजी उनको लेके आया है। पूरी दुनिया में ये चलन है, जितने भी अच्छी वो है, वहां पर टेक्नोलॉजी को लेके आया जा रहा है। एक जगह जहां पर टेक्नोलॉजी जो काम कर सकती है और जाके दुश्मन को मार सकती है, वहां हम अपनी जान को, अपने सैनिकों की जो जान है, उनको खतरा नहीं देना चाहते। पूरे विश्व में यह है, अच्छी अर्थव्यवस्था में सब में हो रहा है। शिवकांत शर्मा जी ने एक बात करी कि भाई आपने भी ये प्रश्न उठाया था कि चाइना के साथ, तो भाई चाइना और अमेरिका तो इस समय बुरी हालत में है। जितना मिलिट्री टेंशन चाइना अमेरिका में है, शायद ही किसी और देश के बीच में हो, लेकिन व्यापार तो चल रहा है, आर्थिक संबंध तो बहुत जबरदस्त है और उनका विस्तार हो रहा है। तो देखिए, जहां तक ये आपने कहा कि भाई ऐसा क्या हम इंपोर्ट कर रहे हैं चाइना से, या चाइना हमसे क्या इंपोर्ट कर रहा है, अब हमारे यहाँ जो पूरे जो एक स्मार्टफोन मोबाइल रिवोल्यूशन हुआ है, और दूसरी तरफ आपने जो सोलर पावर का रिवोल्यूशन हुआ है, कैसे हुआ है?
अगर हम इस बात पे आ जाते, हम तो सोलर पावर पैनल नहीं लेंगे। 90% पैनल जो है वो भारत में भी चाइना से आ रहे हैं, दुनिया में भी जा रहे हैं। जो गरीब से गरीब आदमी के हाथ में स्मार्टफोन है, उसके लिए हमारे लिए आवश्यकता है, अगर क्रांति करनी है और हमने जो अर्थव्यवस्था का विस्तार और आधुनिकीकरण करना है, तो जहां से सस्ता मिल रहा है उसको लेके आएंगे। रुकिए सर आप जवाब ले लीजिए जी। एक सेकंड सर मुझे ब्रेक लेना सर। देखिए 37 हो गया, अभी हम लोग एक सेगमेंट भी नहीं खत्म कर पाए। सर छोटा सा ब्रेक लेना था। नहीं रुकिए ना, मैंने इसलिए कहा था बहुत कंसाइज क्रिस्पी बात करी आप तो इतनी, मतलब आपकी छोटी सी बात हम लोगों को बड़ी महत्वपूर्ण समझ में आ जाती है। छोटा सा ब्रेक लौट के तुरंत वापस आते हैं, इसको आगे बढ़ाएंगे क्योंकि महत्वपूर्ण ये, हमें दूसरे चैनलों की तरह दूसरे वाली चर्चा नहीं करना चाहता। अगर इस इशू को हम नहीं समझेंगे आज तो फिर मुश्किल आती जाएगी, फिर उसी तरह की डिबेट होगी। तो मैं दोबारा वापस आऊँगा कि इस इशू को हम, जैसे भी राज कादियान जी ने कहा कि हमको एक मैसेज देना पड़ेगा। हम केवल रिएक्शनरी नहीं हो सकते हैं, और वो मैसेज इकोनॉमी के तौर पे हो सकता है, वो मैसेज डिप्लोमेसी के तौर पे हो सकता है, वो मैसेज हमारी पॉलिसी के तौर पे हो सकता है। इस पे बातचीत होगी ब्रेक के बाद। स्वागत है एक बार फिर से आवाज अड्डा में, और चर्चा हो रही है चीन वाले मसले पे, जो एक 9 तारीख की घटना, उस पर हम लोग बातचीत कर रहे थे। अपने मेहमानों के पास मैं वापस जाता हूँ। सज्जनहार जी और राज कादियान जी और शिवकांत जी, हमारा एक सवाल अब ये है इसमें कि जो पूरी परिस्थिति इसमें बनी है हमारे रिश्तों के बीच में, या तमाम जो इस वक्त की परिस्थिति है उसके बीच में, हम लोग बदली हुई परिस्थिति में ये जानना चाहता हूं मैं आपसे, एक ही सवाल तीनों लोगों से मेरा, कि क्या ये वाकई जो विस्तारवादी नीति है चीन की, या वो एक पोस्चरिंग करना चाहता है कि दोस्त आप जो उधर जा रहे हो ना, इधर उधर आपकी जो गलबहियाँ वेस्ट से बहुत हो रही हैं, या आप दूसरों के साथ बहुत जा रहे हो, न्यू वर्ल्ड ऑर्डर में आप हमारे साथ रहिए, ये है क्या? इसलिए वो बार बार इस तरीके की चीज़ें हो रही हैं। सज्जनहार जी आपसे शुरू करता हूँ सर, छोटे छोटे जवाब दीजिएगा तीनों लोगों से सवाल मेरा। शिवकांत जी आप शुरू कर दीजिए, सज्जनहार जी से आवाज नहीं पहुंची। मुझे नहीं लगता कि वो भारत को साथ लाने या भारत से दोस्ती बढ़ाने के लिए सब कर रहा है। अगर भारत अमेरिका से दोस्ती नहीं भी करता, या भारत की जब अमेरिका से दोस्ती नहीं थी, तब आप याद करें चीन ने क्या किया था। तो चीन की नीति भारत के साथ वो है ही नहीं। चीन की नीति सीधी सीधी है, और वो साफ है कि जहां जहां उसको वीक पॉइंट दिखाई देगा, अब जैसे आपकी 2,500 मील की जो ये सीमा रेखा है, इसमें बफर जोन है जगह जगह, तो जहां जहां बफर जोन पे वो कब्जा कर सकता है वो कब्जा करेगा। उसने यही मैं कह रहा था आपको कि साउथ चाइना सी में ये किया, वो ताइवान के साथ भी उसके लगभग इसी तरह की उसकी नीति है। तो जहां उसको खाली जगह दिखाई देगी वहां अपने पांव फैलाएगा, ये नीति साफ साफ है। उसमें आपका नुकसान हो तो हो, व्यापार आपके साथ चल रहा है, व्यापार में चीन को क्या घाटा है? अरे भाई $100 अरब आप घाटा है आपका, $100 अरब आप पेश कर रहे हैं जो है वो चीन को हर साल। उस $100 अरब में लो इंटेंसिटी वॉरफेयर वो पूरी सीमा पे कर सकता है, उसको क्या फर्क पड़ता है? फर्क तो आपको पड़ेगा। तो आपको न केवल उसका मुकाबला करना है, ये घाटा भी कम करना है, ताकि उस घाटे से वो अपनी सेना का खर्चा न निकाल पाए। तो ये तो सीधा सीधा आप उसके हाथों में खेल रहे हैं। कादियान जी, प्रिपेयर्डनेस हमारी कैसी होनी चाहिए वर्तमान परिस्थिति में? शिवकांत जी कह रहे हैं कि ये स्थिति नहीं, मेरा उस पर काउंटर ये था कि चूंकि बदली हुई परिस्थिति में अगर हम ये थ्योरी लेके चल रहे हैं कि हिंदुस्तान बहुत बड़ी महाशक्ति बन रहा है और आप उससे जीत नहीं सकते, आपको डर भी लगता है, तो आप अब या तो डर के वाले को दबा लो या दोस्ती कर लो। इसलिए मैंने सवाल पूछा था। लेकिन कादियान जी, हमारी प्रिपेयर्डनेस क्या है? देखिए, चाइना विस्तारवाद में लगा हुआ है, ये तो दुनिया जानती है। अभी उसने फॉरेन बेसिस शुरू किए, जिबूती में अपना एक मजबूत बेस बना लिया, श्रीलंका में पोर्ट ले लिए, बर्मा और बांग्लादेश में कोशिश कर रहा है, और अभी जिनपिंग मिडिल ईस्ट में गए थे। वो उनको लालच देंगे कि हम आपका तेल ज्यादा खरीदेंगे, उनको मुनाफा होगा, वो बेस बनाने देंगे। तो विस्तारवाद में कोई शक नहीं है, ये तो चाइना हमेशा से कर रहा है, दुनिया जानती है। हमें कोई ऐसा मौका मिले जहां हम चीन को घेर सकते हैं, हमें कोशिश करनी चाहिए दुनिया के फोरम पर। मिसाल मैं आपको देता हूं कि 2 महीने पहले टर्की, अमेरिका और इंग्लैंड ने एक प्रस्ताव यूनाइटेड नेशंस राइट्स काउंसिल में
पेश किया था कि भाई चाइना के जो उइघुर मुस्लिम्स हैं उनके खिलाफ ह्यूमन राइट्स तो वायलेशन हो रही है, उसकी डिस्कशन होनी चाहिए। इसमें भारत ने एब्सटेन कर दिया। कोई मजबूरी होंगी जो हमें जनता को नहीं पता, लेकिन कॉमन सेंस कहते हुए अगर वहां चाइना गिरता है तो आप उनको करवाए, वो आपको गिरता है। जब भी हम पाकिस्तान के किसी आतंकवादी को एक्शन कराना चाहते हैं वो बेल आउट कर लेता है पाकिस्तान को, तो भारत को भी ऐसा ही करना चाहिए। ये छोट-मोट समस्याएं तो चलती रहेंगी, सैनिक अपना काम करते रहेंगे, चोट भी खाएंगे, शहादत भी देंगे, लेकिन ये समस्या का हल नहीं है। समस्या का हल आर्मी से कहीं बढ़कर है। डिप्लोमेसी, पॉलिटिकल, जैसे मतलब इकोनॉमी, $68 बिलियन हमारा इंपोर्ट था 2021 में चाइना से, उसको कम क्यों नहीं कर सकते? ये सरकार को सोचना चाहिए। जब तक हम चाइना को ये दिखाते रहेंगे कि हमारे रिश्ते तो नॉर्मल है, वो इसमें हाथ मिलाना शामिल नहीं है। मोदी जी हाथ मिलाते हैं, वो तो एक औपचारिकता है। वर्ल्ड बॉडी में गए हो, दोस्ताना हमारे रिश्ते नहीं है, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन उसका जमीन पर असर लाओ। ट्रेड पर हम इमीडिएटली डाल सकते हैं, नुकसान शायद हमको भी होगा कुछ, लेकिन ये जनता की भी जिम्मेवारी है भाई, क्योंकि चीन का सामान सस्ता मिलता था, हम वही खरीदेंगे। तो फिर क्यों ब्लेम करते हो सरकार को या फौजियों को कि भाई आपने तो पोस्ट दे दी? ऐसा नहीं होगा। सैनिक ना उसका मनोबल पर कोई असर पड़ता है। पार्लियामेंट में कोई भी डिस्कशन हो तो वो तो उसको एक मोहरा बना लेते हैं। वो अपना काम ठीक कर रहा है, कमांडर ठीक कर रहा है। हाँ, सेना के लिए सरकार ने किया भी बहुत कुछ है, टेक्नोलॉजी, इंफ्रास्ट्रक्चर, उसमें अग्निपीठ तो शामिल नहीं है। वो तो एक नेगेटिव स्टेप है, मेरा मानना है। अब तो खैर चलो स्कीम आ गई। भाई कौन कमांडर ऐसे सोल्जर को खतरे की जगह भेजेगा जो कॉन्ट्रैक्ट पर है? बात है, इसमें तो कोई टेक्निकल बात नहीं है। अगर आपने सेनाओं की नफरी कम कर रही थी, 2 साल आपने रिक्रूटमेंट बंद कर दी, आप 2 साल और बंद रखते हैं उसको, कोई सवाल नहीं, लेकिन जितने रखते हैं वो फिर डेडिकेटेड फुल टाइम सोल्जर होना चाहिए। आप 10 लाख 2 लाख 8 लाख रखो, लेकिन उसमें फिक्सेज मत बनाओ कि ये कॉन्ट्रैक्ट वाला है, ये रेगुलर है। फौज के लिए वो फायदेमंद नहीं हो। जी, अशोक सज्जनार जी, जो राज कादियान जी कह रहे हैं, जो शिवकांत जी कहा कि अप्रोच में बदलाव की ज़रूरत है और स्ट्रॉन्ग अप्रोच की बात ज़रूरत है। एक उदाहरण भी दिया अभी राज कादियान जी ने कि जब वो यूएन में जो बात हुई तो हम उसमें एब्सटेन कर गए थे। क्यों? देखिए, 2-3 चीजें मैं कहना चाहूंगा नीरज जी। एक तो हमें ये अपने डिफीटिस्ट एटीट्यूड नहीं लेना चाहिए। देखिए, वो अभी किसी पैनलिस्ट ने कहा है जो शी जिनपिंग वहां पर गए सऊदी अरेबिया में, तो वहां पर वो अपना अग्रीमेंट साइन कर लेंगे वगैरह। देखिए, भारत की बड़ी स्ट्रेंथ्स है उस एरिया में। हमको ये नहीं समझना चाहिए जो एक इसकी विजिट हुई है, किसी दूसरे की विजिट हुई, तो हमारा जो भी हमने वहां पर क्लाउड गैदर किया है वो किसी प्रकार से कम होगा। नहीं, हमारी अपनी स्ट्रेंथ्स है, हमें अपनी स्ट्रेंथ्स के ऊपर इसको पूरी तरीके से एक्सप्लॉइट करना चाहिए। दूसरी बात है, देखिए अभी कहा गया जो हम चाइना से अपना इंपोर्ट कम क्यों नहीं कर सकते हैं, क्यों वो बढ़ता जा रहा है। देखिए, 2 चीजें हैं उसमें। आपने बिल्कुल ठीक कहा, जो 10, 12, 100, 200 ऐप बैन करने से नहीं होता। मैं समझता हूं जो सरकार को करना चाहिए था, वहां से इन्वेस्टमेंट नहीं आएगा, वहां से बिग प्रोजेक्ट्स नहीं आएंगे वगैरह वगैरह। जो सरकार के उसमें था वो सरकार ने किया है। और जो वहां से इंपोर्ट हो रहा है नीरज जी, वो हो रही है जो प्राइवेट सेक्टर आपका इंपोर्ट करता है। उसमें सरकार कोई ऐसे हस्तक्षेप नहीं कर सकती है, क्योंकि हमारे WTO के जो कमिटमेंट्स हैं उसके हम विरुद्ध नहीं जा सकते हैं। तो यहां पर हमको अपनी जनता जो है उसको हमारी जनता कहती भी बहुत है जो हमको ये इतना ज्यादा आयात नहीं करना चाहिए, वहां से इंपोर्ट नहीं करना चाहिए। परंतु फिर भी चाहे बहुत इनकॉन्सिक्वेंशियल चीजें हैं, चाहे वो टॉयज हैं, इलेक्ट्रिक फैंस हैं, लॉक्स हैं, इस प्रकार की चीजें हैं। देखिए, हमको ये सब निर्णय जनता के स्तर पर भी, चेंबर ऑफ कॉमर्स के स्तर पर भी और अपने जो बिजनेसमैन हैं उनके स्तर पर भी ये लेना चाहिए जो ऐसी इन एसेंशियल चीजें, इनको हमको बिल्कुल चीन से नहीं इंपोर्ट करना चाहिए। और अब जो अभी कहा जा रहा था, जो वहां से हम सेल फोन्स इंपोर्ट करते हैं, स्मार्टफोन्स इंपोर्ट करते हैं, वॉचेस इंपोर्ट करते हैं। देखिए, अब इंडिया तो सबसे लार्जेस्ट वो बन गया है, मैन्युफैक्चरर बन गया है। आखिरी बात मैं कहूंगा, जो आपका
सवाल था। देखिए, हमारी जो पॉलिसी है वो है जो हम कंट्री स्पेसिफिक किसी भी ऐसी रेजोल्यूशन को हम सपोर्ट नहीं करते हैं। तो ये इनका कहना जो जनरल कादियान का है, जो वहां पर जो शिनजियांग के ऊपर हुआ उसके हमने विरोध किया, क्योंकि वो हमारा पर्सनल प्रिंसिपल्ड स्टैंड है और ये आज का स्टैंड नहीं है, हमेशा से स्टैंड है और बहुत ही ये शुरुआत से यही रहा है। और ये ऐसे मतलब बहुत सोच समझ कर ये स्टैंड लिया गया है। अभी मेरे पास मेरे विचार से आपके प्रोग्राम में समय नहीं है, नहीं तो मैं इसके बारे में बहुत विस्तार से बोल सकता हूं, परंतु उसमें ये सब कुछ सोच समझ के लिया गया है। और किसी भी सज्जनर जी, इसमें कोई शक नहीं कि इस मौजूदा सरकार ने बहुत सारे ऐसे स्टेप लिए, जैसे PLI स्कीम ही आई है, China+1 को अपने यहाँ लेके आइए, बहुत सारे मोबाइल फोन के हम अब एक्सपोर्टर भी हो गए हैं, ये सारा कुछ हो रहा है। लेकिन मैंने अपने सवाल में शब्द रखा था कि और स्ट्रॉन्ग करने की जरूरत है। सर, अगर हम बहुत ज्यादा प्रोसेस में फंसेंगे ना तो वो फिर बिल्कुल वैसे ही बात हो जाएगी कि धारा 370 घिसते 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 अपने आप खत्म हो जाएगी। वो कभी नहीं खत्म हुई, उसको एक झटके में खत्म करना पड़ा। कई बार राजनीतिक इच्छा शक्ति से आपको कड़े फैसले वन गो में लेने पड़ते हैं, तो वो ज़रूरत है शायद इस वक्त की। और मुझे भी ये लगता है कि बहुत पावरफुल अगर आपको बनना है तो आपको अपनी इकोनॉमी के ज़रिए, अपने स्टैंड के ज़रिए ये चीज़ करनी पड़ेगी। रादर कि हमारे जो बहादुर सैनिक हैं उनको ही हम हर बार दोष दे दें या उनके भरोसे हम रहें, नहीं। ये आपको आपकी नेशनल इंटरेस्ट में है कि आप बहुत पावरफुल रहें। मैं एक छोटा सा उदाहरण दे रहा हूँ तनेजा जी, आपसे जवाब चाहिए बहुत मामूली सा, मामूली से मतलब छोटा सा जवाब, कम समय वाला। जैसे एप्पल है इस समय, वो बड़ा बेचैन है चाइना में और निकलना चाहता वहाँ से। वो हम क्या कोशिश कर रहे हैं उसको कि आगे हम अपने तरफ से प्रयास करके बढ़ के उसको ले आए। एग्रेसिव पॉलिसी चाहिए। काम करने वाले मौसम का इंतजार नहीं करते कि जब पानी रुक जाएगा तब मैं घर से निकलूंगा। तनेजा जी। नीरज जी, देखिए, एग्रेसिव पॉलिसी ही अख्तियार करी जा रही है। चाइना से आपने डील करना है तो आपने अर्थव्यवस्था का तेजी से विस्तार करना है, आपने टेक्नोलॉजी को लेके आगे आना है, आर्म फोर्सेस का जो है आपने जो है ज्यादा विस्तार करना है, उनको टेक्नोलॉजी और हथियारक रूप से अपने वो करना है। साथ में जो पूरे कंटेनमेंट की जो पॉलिसी है उसको भी करना है, जहाँ जरूरत है वह एंगेजमेंट भी रखना है। आप ये सोचें कि चाइना के साथ आप वैसी नीति रखते हैं जो पाकिस्तान अब दूसरे किस्म का दुश्मन है, चाइना दूसरे किस्म का देश है, उसके हिसाब से आपने पॉलिसी को कस्टमाइज करना है। वो वहां पे ऐसी बात आकर के आपने नहीं करनी है जिसमें कि जिसको या ओवर रिएक्ट नहीं करना है। चाइना अच्छी तरीके से जानता है कि भारत की नीति क्या, पूरी दुनिया जानती है। कुछ नॉर्मल नहीं है इंडिया चाइना के बीच में, सब लोग जानते हैं कुछ नॉर्मल नहीं है, और चाइना नॉर्मल होने भी नहीं देगा, इस बात का भारत को ज्ञान है। तो अंदर से आंतरिक शक्ति भारत बढ़ा रहा है। ये बड़ी जनता भारत की को हम लोगों को शुक्रगुजार होना चाहिए कि बार बार पॉलिटिकल स्टेबिलिटी ला रही है, एक ऐसी पार्टी को जो है सत्ता में ला रही है जिस पार्टी में दम है और दिशा है, और साथ साथ अर्थव्यवस्था का विस्तार हो रहा है, रिफॉर्म्स लगातार हो रहे हैं। आपने कल भी देखा राज्यसभा के अंदर जिस तरह के रिफॉर्म्स होकर के आए हैं, तो मुझे लगता है कि सही दिशा में। लेकिन साथ में सबसे जरूरी चीज ये है कि हमारी अर्थव्यवस्था जो है आज चाइना के मुकाबले छोटी है। हमको आने वाले 10 साल के अंदर अर्थव्यवस्था का तेजी से विकास करना है, और हमको ऐसी कोई फाइट अभी पिक नहीं करनी जिसकी आवश्यकता जरूरी है। लेकिन इस बात से समझौता नहीं हो सकता है कि हमारी टेरिटरी का 1 इंच भी इधर उधर जाए। ये कांग्रेस पार्टी नहीं है कि एक्साइज चीज पूरा चला गया और देश को पता नहीं है, प्रधानमंत्री को भी नहीं पता, आज सब कुछ पता है। जी सर, एकदम समय समाप्त हो रहा है, मुझे ब्रेक लेना है सर। जिंगोइज्म की जरूरत नहीं है। नहीं, जिंगोइज्म की बिल्कुल जरूरत नहीं है, तो बात सही है। और ऐसा कोई दुस्साहसी कदम भी नहीं उठाना, इसकी भी कोई वकालत नहीं कर रहा, लेकिन स्ट्रांग रुख रखना और चीज़ों को थोड़ा और एक्सपीडाइट करने की जो ज़रूरत है वो वक्त की ज़रूरत है, क्योंकि मौका है आपके पास। वो एक परेशान मुल्क है, वो अपने इंटरनली भी बहुत परेशान है और इकॉनमी उनकी बहुत ख़राब कंडीशन में है। जिन लोगों ने पढ़ा होगा उनको मालूम होगा, तो हमको उसको मौके का फ़ायदा उठा लेना चाहिए अपने आप से, इनिशिएटिव्स लेकर के। रादर कि हम इंतज़ार करेंगे वहाँ की कंपनी परेशान होगी, फिर हमारे यहाँ आएगी, फिर किसी राज्य में वो ज़मीन के लिए हाथ पैर जोड़ेगी, ये करने की बजाय आगे बढ़ के आपको करना चाहिए। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। देखते रहिए CNBC आवाज़।